हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं राजीव वर्मा। मैं पिछले 15 वर्षों से यूपीएससी के लिए विभिन्न संस्थानों में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत छात्रों को पढ़ा रहा हूं। कई स्तर पर हमने ये देखा है कि भारतीय इतिहास सामान्य अध्ययन का एक बहुत महत्वपूर्ण कालखंड है। और भारतीय इतिहास के अंतर्गत चाहे वो प्राचीन भारत का इतिहास हो या मध्यकालीन भारत का इतिहास या फिर आधुनिक भारत का इतिहास, किसी ना किसी पेपर में आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस को समेटता है। और विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो भारतीय इतिहास के कालखंड में आपको बहुत ज्यादा प्रश्न देकर चलता है। ऑन एवरेज लगभग 10 से 11-12 प्रश्न आपको जो है आधुनिक भारत से मिल जाएंगे। और उसमें भी नेशनल मूवमेंट का जो पार्ट है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज यहाँ पर जो चर्चा करने का उद्देश्य है वो ये है कि यूपीएससी और इसके अलावा स्टेट पीसीएस में, जैसे हम यूपी पीसीएस की बात कर सकते हैं, राजस्थान पीसीएस की बात कर सकते हैं, या फिर छत्तीसगढ़ पीसीएस भी हो सकता है, तो उसमें हमें ये देखना है कि नेशनल मूवमेंट के किस तरह के प्रश्न प्राय आते हैं। उससे हमें एक फायदा ये होगा कि नेशनल मूवमेंट के अगर ये प्रश्न हम देख लें तो प्रश्न का किस तरह का पैटर्न होगा और आपको अपने अध्ययन में किस तरह का बदलाव करना चाहिए, ये हमारे लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा। शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के इस खंड के अंतर्गत फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी घटनाक्रम को क्रमशः लगाने के लिए पूछे जाएं या फिर ऐसा भी हो सकता है डेट वाइज मैचिंग करने के लिए भी आते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, जिसमें जरूरी ये होता है कि आप मानक पुस्तकों का अध्ययन करते रहें। चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले यूपीएससी के कुछ प्रश्नों से। यहां मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और कुछ मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चंस देखिए दिए हुए हैं। और सबसे पहले आप देखिएगा, यूपीएससी का पेपर आपके पास आएगा जिसमें कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और आप यहां पर देख रहे हैं 2021 के। सबसे पहले आप देखेंगे इस 2021 के पेपर में पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है जो नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है। मैं पढ़ रहा हूं, फिर उसके बाद हम इसके उत्तर पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ ए बी सी डी आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। डेट क्या है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो इस प्रश्न के अनुसार सही है? जैसे ऑप्शन ए, कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया, या बी आपको दिया गया है कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। सी ऑप्शन आपसे ये कह रहा है कि 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दिया, या डी ऑप्शन आपसे कह रहा है कि क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमेस्टेट वाले भारतीय संघ की एक स्थापना की जाए। देखिए, अगर हम सबसे पहले एक है कि 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है, मैं पहले से चर्चा करूंगा और क्या चीज उसकी सही होगी ये हम लोग जानते हैं। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है ये 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में पारित किया गया था। तो ये जो डेट है 8 अगस्त 1942 को, ये पहले ही ऑप्शंस पे बिल्कुल सही है। 8 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो अंगीकृत किया गया था। और आप जानते होंगे कि 8 अगस्त 1942 को एक ग्वालियर टैंक मैदान में, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी की एक बड़ी सभा भी हुई थी जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया था। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। फिर भी हम लोग बी सी डी इनका भी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि जानना कुछ ना कुछ आवश्यक है। ऑप्शन बी के अनुसार वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया, तो इस डेट के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत सारे चरण हैं जब हम देखेंगे कि वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा सम्मिलित किया गया। लेकिन इसके लिए कोई ऐसे पर्टिकुलर डेट नहीं है, बल्कि वो अलग अलग चरण है। वो आप 1919 का अधिनियम भी आप देख सकते हैं, 1935 का अधिनियम भी आप देख सकते हैं। सी ऑप्शन पर अगर हम आएंगे तो 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दिया। जब आप पूरे इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आप जानेंगे कि कांग्रेस ने 7 प्रांतों में अपने मंत्रिमंडल बनाए थे, जबकि और में अलग अलग पार्टी की सरकार बनी थी। और 1939 में, ठीक है, 1939 में इन कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अपना त्याग पत्र दिया था, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में भारत को उसकी मर्जी के बगैर शामिल किया गया था इसके विरोध में। डी ऑप्शन आपसे यह कह रहा है कि क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमेस्टेट वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाए।
आप सब जानते हैं कि क्रिप्स मिशन जो था 1942 में आया था, उसने प्रस्ताव रखा था कि ये बात सही है कि एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, लेकिन ये 8 अगस्त नहीं बल्कि उसके बाद का क्रम है। ठीक है, तो ये उससे अलावा है ये डेट। हमारा जो इसमें ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन है ए सही। इसके नीचे फिर आप दूसरा प्रश्न देख रहे हैं, यहां पर प्रश्न मैं पढ़ दे रहा हूं। औपनिवेशिक भारत संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं। क्यों याद किए जाते हैं? 3 नाम फिर सुनिएगा आप। शाहनवाज खान है, प्रेम कुमार सहगल है और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। ऑप्शन ए है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में। तो अगर आपने पढ़ा हो, स्वदेशी आंदोलन पढ़ा हो, तो उसमें आप देखिएगा। चलिए हम चर्चा करते हैं। बी ऑप्शन है 1946 की अंतरिम सरकार के सदस्यों के रूप में। सी आपसे कह रहा है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों के रूप में। और डी है आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में। तो हम ऑप्शन ए से चर्चा करना शुरू करें। प्रश्न में 3 नाम आपको दिए गए हैं, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। क्यों याद किए जाते हैं? ऑप्शन ए अगर मैं जाऊंगा, स्वदेशी आंदोलन जब आप पढ़ेंगे तो स्वदेशी आंदोलन में ये नाम आपको नहीं मिलेंगे। 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें सभी विदेशी चीजों का बहिष्कार किया गया था, जो राष्ट्रवादी नेताओं ने शुरू किया था। तब इन लोगों का इस तरह का जिक्र नहीं था। 1946 की जो अंतरिम सरकार बनी थी, तो उसमें भी कहीं इनका जिक्र नहीं है, और संविधान सभा की प्रारूप समिति में भी नहीं है। बल्कि खैर ऑप्शन डी पर अगर हम लोग जाएंगे तो बिल्कुल सही है कि शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो जो है वो आजाद हिंद फौज के अधिकारी थे। और जब आप पढ़ेंगे कि आजाद हिंद फौज ने भारत के पूर्वोत्तर भाग से जब आक्रमण किया था, और 1945 में जापान के ऊपर जब एटम बम गिरा, उसके बाद जापान ने सरेंडर किया, तो आजाद हिंद फौज के भी अधिकारियों ने तब जाकर आत्मसमर्पण किया था, और बाद में दिल्ली के लाल किले में इन पर मुकदमा चलाया गया था। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा क्या होगा, डीप स्टडी और करनी पड़ेगी। तो जब आप हमारे साथ आगे अगले चरण पर पढ़ेंगे तो हम लोग आईएनए के बारे में पूरा पढ़ेंगे, दिल्ली के लाल किले में जो इन पे मुकदमा चला, या कांग्रेस की जो बचाव समिति इनके बचाव के लिए बनी है, उस पर हम लोग चर्चा करें। ठीक है, मैं अगले प्रश्न की ओर आता हूं। यहाँ पर देखिएगा, यहां पर यूपीएससी 21 का ही प्रश्न अब आपके पास आ रहा है। प्रश्न इस तरह से है, जैसे मैंने कहा था आपको 4 घटनाक्रम भी दिए जाते हैं। ये अक्सर फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनको एक क्रम से लगाना, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इनको फैक्ट बेस याद मत करिए, बल्कि इनको जब हम डिटेल में याद करेंगे तो आप फिर इनको क्रम से आराम से लगा देंगे। प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको सही कालानुक्रम, यानी जो उनके क्रोनोलॉजी का सही ऑर्डर है वो लगाइए। 1 2 3 4। 1 है शारदा एक्ट यानी शारदा अधिनियम। नंबर 2 आपको दिया है नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन का गठन नंबर 3 पर है, और नंबर 4 पर है दांडी मार्च। ठीक है, अगर देखिए अब इनको क्रम पर लगाएं, मान लीजिए मैं यहां पर कर रहा हूं इसको 1 2 3 4। तो पहला हमारे पास है शारदा अधिनियम, दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं नेहरू रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट। फिर आप देख रहे हैं साइमन कमीशन का गठन, और उसके बाद आप देख रहे हैं यहां पर दांडी मार्च, है ना। तो चलिए मैं आपसे जिक्र करता हूं यहां पर शारदा अधिनियम की। अगर हम लोग बात करेंगे तो आप जानते हैं, जब आप पूरा पढ़ेंगे 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़े, तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में आप देखेंगे जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, राजा राम मोहन राय हैं, पंडिता रमाबाई हैं, या और बहुत सारे समाज सुधारक हुए। उनमें से बहुत सारे समाज सुधारकों ने इस विषय पर भी कार्य किया कि भारत में बाल विवाह जैसी बुराइयों को रोका जाए, और भारत में बाल विवाह जैसी बुराइयों को रोकने के लिए अनेक स्तर पर सरकार ने कानून भी बनाए। उसी कानून के संदर्भ में मैं जिक्र कर रहा हूं, शारदा अधिनियम आया, और ये शारदा अधिनियम आया 1930 में। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं शारदा अधिनियम कब आया, 1930 में आया, और ये 1 अप्रैल 1930 में पूरी तरह से लागू हुआ। अजमेर के एक समाज सुधारक थे जिनका नाम है हरविलास शारदा, ये उनके नाम पर आया है, और उन्होंने विशेष रूप से चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए काफी बड़े स्तर पर उन्होंने कार्य किया, और उन्हीं के प्रयासों के द्वारा ही 1930 में शारदा एक्ट जो था वो लागू हुआ था। शारदा एक्ट में ये रखा गया था कि जो लड़के और लड़की की जो विवाह की न्यूनतम आयु है, तो इसमें पुरुषों के लिए जो विवाह की न्यूनतम आयु थी वो रखी गई थी यहाँ पर 18 वर्ष,
और स्त्री के लिए जो विवाह की न्यूनतम आयु थी वो रखी गई थी 14 वर्ष। बाद में समय के अनुसार कुछ चेंजेस हुए और 1978 में फिर विवाह की न्यूनतम आयु लड़के के लिए रखी गई थी, पुरुषों के लिए 21 वर्ष जो अभी भी चलता है, और स्त्रियों के लिए रखी गई 18 वर्ष जो अभी भी हमारे पास है। तो शारदा अधिनियम का जो समय है वो फोर्स में आया है, वो है 1 अप्रैल 1930। नेहरू रिपोर्ट पर अगर हम लोग बात करेंगे तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, और इस नेहरू रिपोर्ट का निर्माण हुआ था पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इससे पहले आप यहां पर 3 नंबर पर साइमन कमीशन देख रहे हैं, तो नेहरू रिपोर्ट का संबंध एक्चुअली में साइमन कमीशन से भी है। साइमन कमीशन पहले मैं बताना चाहूंगा, साइमन कमीशन का गठन 1927 में 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था, और इसका गठन इस विषय के लिए हुआ था कि 1919 के अधिनियम के द्वारा जो भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी, उससे भारत में वास्तविक रूप से उत्तरदायी सरकार स्थापित नहीं हो पाई थी। भारतीयों के जो असंतोष थे वो ऑलरेडी बने रह गए थे, तो भारतीयों की मांग थी कि भविष्य में भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा संवैधानिक अधिकार दिए जाए। इसी की समीक्षा के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया, और साइमन कमीशन की चुनौती पर भारत की सभी पार्टियों के द्वारा, यानी कि जितने भी राजनीतिक पार्टी थी उनके द्वारा पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट का गठन किया गया था, जिसमें भारत के लिए डोमिनेट स्टेट वगैरह की मांग की बात रखी गई थी। तो पहले क्या आएगा, पहले एक्चुअली में साइमन कमीशन आएगा जो मैं आपको अभी क्रम बता रहा था, और देन उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, नेहरू रिपोर्ट। नंबर 4 पर आप देख रहे हैं दांडी मार्च। ये गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी 1930 में, और इसका 12 मार्च 1930 से दांडी मार्च की शुरुआत की थी, जो 6 अप्रैल में जाकर शुरू हुआ था। तो इसका अगर मैं ऑप्शन लगाऊं, क्रम से अगर हम लोग ऑप्शन लगाएंगे तो इसका जो सही आएगा वो आपके पास है डी ऑप्शन हमारे पास आएगा। सबसे पहले मैं देख लेता हूं, इसका आएगा, सॉरी, आपके पास में शारदा अधिनियम वाला हमारा हो चुका था, इसका ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन ए में हम सबसे पहले रखेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में है। साइमन कमीशन के बाद हम लोग आएंगे नंबर 2, नेहरू रिपोर्ट 1928। क्रम से 3 और 2 आप देख रहे हैं। देन इसके बाद हमारे पास जो क्रम बनेगा वो फिर शारदा अधिनियम का बनेगा, और फिर 6 अप्रैल का क्रम बनेगा दांडी मार्च का। वैसे अगर दांडी मार्च की शुरुआत की बात मैं बताऊं तो वो 12 मार्च को शुरू हो जाता है। तो अगर शुरुआत में आप देखेंगे तो 4 नंबर आना चाहिए वैसे पहले, लेकिन ऑप्शंस में कहीं 4 नंबर नहीं है, क्योंकि शारदा अधिनियम पहले आ रहा है, तो दांडी मार्च जो है वो लास्ट वाली डेट मुझे लगता है इन्होंने मेंशन की होगी, तो ऑप्शन ए इसका रहेगा। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे, निम्नलिखित में से कौन 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य नहीं था। ये मैं आपको बताऊंगा, बहुत साधारण प्रश्न है, कोई ज्यादा ऐसा गहरा प्रश्न नहीं है। सबसे पहले तो आप भारत के नेशनल मूवमेंट में क्रांतिकारी आंदोलन पढ़िए। जितना भी भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है, जिसे हम नरमपंथी आंदोलन, गरमपंथी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन और गांधीवादी आंदोलन में विभाजित करते हैं, उन्हीं में से ही एक चरण हमारे पास आता है क्रांतिकारी आंदोलन। और क्रांतिकारी आंदोलन में तो सभी आप जानते होंगे, चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, रामप्रसाद बिस्मिल हैं, सबने पढ़ा भी होगा इनके बारे में। और इसी में आप जानते होंगे कि नौजवान सभा का जो गठन किया गया था वो 1926 में ये भगत सिंह ने किया गया था, अपने क्रांतिकारी विचारों को ग्राउंड लेवल पर लागू करने के लिए, और इसके अलावा भारत में समाजवाद को लागू करने के लिए। 1926 में जो नौजवान सभा का गठन हुआ भगत सिंह के द्वारा, उसमें विशेष रूप से जो फाउंडर मेंबर हैं, भगत सिंह तो है ही हैं, यशपाल और छबील दास। तो उसमें ऑप्शन ए, बी और सी ये तो फाउंडर्स मेंबर हैं, लेकिन ऑप्शन डी जो आपको दिया गया अंबिका चक्रवर्ती, ये उसमें मेंबर नहीं है। तो यहां जो प्रश्न पूछा गया कि कौन इसका प्रारंभिक सदस्य नहीं था, उसमें आंसर आएगा आपके पास डी। क्लियर। तो जहां तक मुझे लगता है कि जो मैंने आपसे डिस्कस किया है ये आपको यहां पर क्लियर होगा। इसके बाद आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये यूपीएससी प्री में वर्ष 2020 के पेपर से कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है। पहला प्रश्न आप इसमें देख रहे हैं, यहां पर गांधी इरविन पैक्ट के बारे में कहा गया है, गांधी इरविन समझौते में क्या सम्मिलित था। तो पहले हम लोग जान लेते हैं गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ। देखिए, गांधी इरविन समझौता हुआ है 1931 को, जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे चर्चा हो रही थी कि दांडी मार्च हुआ, दांडी मार्च किसका एक अंग है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो गांधी जी के द्वारा 1930 से 34 के बीच में, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखना चाहूंगा तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा हमारे पास।
सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबे मूवमेंट है। इसका समय है 1930 से 34 तक, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं। तो 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, और जिसमें विशेष रूप से यह था कि जितने भी सरकारी कानून हैं इनको डिसओबे करना, इनकी आज्ञा का क्या करना है, अवहेलना करनी है। इसके अलावा विदेशी सामानों का बहिष्कार करना है। तो इसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो विदेशी सामानों का बहिष्कार करना था, जिसमें कपड़ा जो था उसका बहिष्कार करना था, विदेशी शराब वगैरह जो है उनका बहिष्कार करना था। आंदोलन बहुत अच्छी रूपरेखा के साथ चला, और विशेष रूप से सरकार को जो नुकसान हुआ वो राजस्व का बहुत भारी नुकसान हुआ। अंततः जब इस आंदोलन का दबाव सरकार के ऊपर पड़ा, तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। अब इसमें प्रश्न ये दिया गया कि गांधी इरविन पैक्ट में क्या शामिल था। 1 2 3 4 1 आप देख रहे हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। नंबर 2 आप देख रहे हैं, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, यानी सरकार उनको वापस ले ले। 3 नंबर आप देख रहे हैं, पुलिस की जातियों की जांच हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति लेना। और नंबर 4 देख रहे हैं, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का कोई अभियोग नहीं था। देखिए, 11वें इरविन पैक्ट में बहुत सारी किताबों में कोई खुल के तो बहुत ज्यादा नहीं लिखा हुआ, लगभग सीमित ही लिखा हुआ है। उसी के आधार पर सब लोग अपनी जानकारी को रखते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा, यूपीएससी हर बार कुछ समय के बाद जो भी उसके प्रीलिम्स का क्वेश्चंस होते हैं उनकी आंसर की जारी करता है यूपीएससी। वर्ष 2020 का जो पेपर आप देख रहे हैं इसकी भी आंसर की आ चुकी है, और बड़ा जान के भी अचंभा हुआ कि जब इस प्रश्न को बनाया गया तो आंसर की में वहां पर इसका कोई आंसर मेंशन नहीं किया गया। जैसे कई बार होता है ए आंसर है, बी है, सी है या डी है, वहां क्रॉस लगाया गया, उसका कोई आंसर नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि यूपीएससी भी इस क्वेश्चन के ए बी सी डी पर किसी पर कंफर्म नहीं है। तो पहले ये जानना जरूरी होगा। तो इसका आंसर अगर मैं आपको बताता हूं तो मेरे बजाय तो बल्कि यूपीएससी ने भी नहीं बताया, तो मैं फिर इस पर थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, पहली जो चीज है वो सही है। पहला यह है कि कांग्रेस को इस चीज के लिए राजी किया गया था कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। और आप जानते भी होंगे कि गांधी इरविन पैक्ट जो 1931 में हुआ, उसके बाद गांधी जी ने तुरंत अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया और लंदन में होने वाले जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लेना स्वीकार किया। ये तो इसका भाग था ही था। नंबर 2 क्या है कि जो असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेने वाली बात थी, ये बहुत क्लियर कट तो खैर नहीं है हमारी जानकारी में, लेकिन ये जरूर था कि जितने कैदी थे उन कैदियों में जिन कैदियों के ऊपर हिंसा से संबंधित चार्जेस नहीं है तो उनको छोड़ने की बात ब्रिटिश सरकार ने मान ली थी। लेकिन जिन कैदियों पर विशेष रूप से हिंसा से जुड़े हुए चार्जेस थे तो उनको छोड़ने की बात ब्रिटिश सरकार ने नहीं मानी थी। और शायद आप लोग अच्छे से जानते होंगे, सभी लोग हैं पढ़े लिखे हैं, सब जानते होंगे इसमें भगत सिंह का भी मैटर था। और कहा जाता है कि गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव नहीं डाला कि वो उन क्रांतिकारियों को छुटा पाए। ठीक है, तो ये एक अपने आप में खैर एक बड़ा डिस्प्यूट वाली बात है वहां पर। तो पुलिस जातियों की जांच की जो बात है, तो ये बात तो उसमें आई थी, लेकिन फिर उसमें ये वाली बात क्लियर हो गई थी कि जिनके ऊपर हिंसा के चार्जेस हैं उनको तो नहीं छोड़ा जाएगा, हाँ जिनके ऊपर केवल धरना प्रदर्शन के चार्जेस हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। इन सब चीजों के आधार पर ही गांधी जी फिर सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में वहां पर गए थे। ठीक है, तो जहां तक है इसमें जो आप लेना चाहेंगे तो पॉइंट 1 मेरी तरफ से इसमें ठीक है ही, और 1 ठीक है। 2 की तरफ मैं जाऊंगा तो 2 बहुत क्लियर नहीं है यार, मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए यूपीएससी ने भी इसका आंसर नहीं दिया, तो इसे तो हम हटाना ही पसंद करेंगे। उसके बाद प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किन कारणों से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। आपसे यह पूछा गया है कि जो 20वीं शताब्दी का प्रारंभिक वर्ष है उसमें नील की खेती की कमी क्यों आई, उसका ह्रास क्यों हुआ। देखो, आपने पढ़ा होगा भारत में नील आंदोलन हुए, 1860 में नील आंदोलन हुआ, 1917 में भी गांधी जी का चंपारण वाला जो आंदोलन था वो भी नील की खेती से संबंधित था। तो आपको पता होगा कि जो भी कपड़ा ब्रिटेन में बनता था, सूती कपड़ा, तो उसको रंगने के लिए नील की आवश्यकता थी, और नील जनरली ज्यादातर भारत या कुछ और अफ्रीकी देश है वहां से उत्पादित कराया जाता था। प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि वो कौन से कारण है जिसके कारण 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती की डिमांड उतनी ज्यादा नहीं रही, बल्कि वो पहले से कम हो गया। तो ऑप्शन पे जरा एक बार चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन ए है, नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध। हाँ, ऐसा था बिल्कुल, लेकिन ये बहुत पर्टिकुलर नहीं है, विरोध तो चलता रहा, फिर भी सरकार ने कहीं ना कहीं एक्ट बनाई दिया। बी कह रहा है, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकारी होना। चलिए देखते हैं इसको भी।
सी है नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध। हाँ, ये बात भी सही है कि उसका विरोध हुआ था, गांधी जी ने भी किया था। डी है उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। देखो, जहां तक मैं समझता हूं कि इनमें से बहुत कारण सही हैं, लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा कारण है वो ऑप्शन बी है, नई खोजों के द्वारा विश्व बाजार में इसका अलाभकारी। क्योंकि प्रश्न ये कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास क्यों हुआ। तो नील की डिमांड इसलिए नहीं रही थी क्योंकि कुछ समय के बाद कपड़ा जो है मशीनों से बनने लगा और रंगीन भी बनने लगा। तो कपड़ा जब मशीनों से और रंगीन बनने लगा तो अब व्हाइट कपड़े को नील देने की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं रही थी, तो उसकी डिमांड ऑलरेडी अपने आप ही धीरे धीरे कम हुई थी। तो ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों पर हम बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है यूपीपीसीएस 2020 के। मैंने कुछ सिलेक्टिव प्रश्न इसमें से लिए जो हमारे नेशनल मूवमेंट से संबंधित हैं। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं यूपीपीसीएस 2020 के लिए, ये है आपका 2020 का प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। देखो, गांधी जी वाला वो मैटर जो चल रहा था वो उससे भी लिंक है। तो जब आप गांधी जी का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन वाला मैटर देख रहे थे तो हमें क्या है, पूरे तीनों पढ़ने होते हैं। जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी देखेंगे, द्वितीय भी देखेंगे और भाई तृतीय भी देखेंगे। चलिए हम सीधे आते हैं प्रश्न पर। तो गांधी जी तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और आप ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस ने केवल पहले सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तीसरे में भी नहीं लिया था, दूसरे में लिया था। सरोजनी नायडू ने भी गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। मदन मोहन मालवीय ने भी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था सेकंड में, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं लिया था। तो इसका जो आंसर होगा वो आपके पास डी होगा। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए, नेक्स्ट हमारे पास होगा, अब आप देखेंगे एक क्वेश्चन आया, कुछ बुक्स हैं जो हमारे नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है और उस बुक्स के ऑथर्स की मैचिंग कराई गई है कि कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी हुई है। एक बार पढ़ लेते हैं। एक सूची 1 है, एक सूची 2 है, जैसा आप देख रहे हैं। तो सूची 1 में कुछ बुक्स जो लिखी हुई हैं, फॉर द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, बी लिखा हुआ है गीता रहस्य, सी आप देख रहे हैं अ नेशन इन मेकिंग, और डी आप देख रहे हैं इंडिया विंस फ्रीडम। ये तो बहुत चर्चित पुस्तक है, इसमें से 2-3 तो बहुत ही चर्चित पुस्तकें हैं। और इधर 1, 2, 3, 4 पर आप आइएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी लिखा हुआ है, मौलाना अबुल कलाम आजाद है, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न मेरे हिसाब से लगभग इजी है, ठीक ठीक है, कोई ऐसा ज्यादा टफ नहीं है। और अगर आप इसमें से 2-3 ऑप्शन भी मिलाएंगे तो फिर भी आराम से काम चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा इनमें से मुझे कौन सी जल्दी से याद है, आप लोगों को भी याद होगी, पहले हम उस पर आते हैं। गीता रहस्य, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, और जो गीता रहस्य है ये है आपके पास में तिलक की। इंडिया विंस फ्रीडम बहुत फेमस पुस्तक है, कलाम जी की पुस्तक है। अब शुरू से मैं मैचिंग करता हूं और इसका मैं आपको आंसर बताता हूं। देखिए, इस पर अगर आप आएंगे तो इसमें आंसर हमारे पास जो होगा, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये पुस्तक है नंबर 3। यहां मिलाइएगा ए के साथ 3, लाला लाजपत राय। ए के साथ आप क्या मिलाएंगे, 3, लाला लाजपत राय। गीता रहस्य मैंने अभी बताया था, बाल गंगाधर तिलक नंबर 4। अ नेशन इन मेकिंग नंबर 1, ये है एस एन बनर्जी की। और इंडिया विंस फ्रीडम ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, मौलाना आजाद। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपके पास होगा, इसका आंसर होगा आपके लिए ए। नेक्स्ट आ रहा है, अब आपके पास यहां पर आप देख रहे हैं RASI, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसके प्री का क्वेश्चन आपके पास है एक, ये भी नेशनल मूवमेंट में से निकाला गया है और ये विशेष रूप से जुड़ा हुआ है क्रांतिकारी आंदोलन से। जब हम क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ रहे हैं तो नौजवान सभा का भी अभी जिक्र हुआ था। फिर क्रांतिकारियों पर जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे सरकार ने उनके ऊपर कई केसेस डाले थे समय समय पर, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था। तो ऐसे कई केसेस क्रांतिकारियों के ऊपर जो डाले गए, वो कॉन्स्पिरेसी केसेस के नाम से जाने जाते हैं, वो बड़े फेमस है। उसमें उनके टाइमिंग पर भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। जैसे मान लीजिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हावड़ा षड्यंत्र केस है, लाहौर षड्यंत्र केस है, ठीक है ना, या इसके अलावा दिल्ली अलीपुर का षड्यंत्र केस है। तो उनकी टाइमिंग्स भी पूछी जाती हैं। और दूसरी साइड में जो आप देख रहे हैं ना, वहां पर जो इसमें इन्वॉल्व थे, जो भी हमारे रेवोल्यूशनरी नेता थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, वो आपको दिया गया। सूची 1 में देखिएगा हावड़ा षड्यंत्र केस है, बी में आप देख रहे हैं लाहौर षड्यंत्र केस है, देन सी में दिल्ली षड्यंत्र केस है, अलीपुर षड्यंत्र केस है। फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4 में मास्टर अमीन चंद्र है, या अमीर चंद्र भी कहा जाता है, अरविंद घोष है, जतेंद्र नाथ मुखर्जी और राजगुरु। मैं इन पे आपसे चर्चा कर रहा हूं, इनकी टाइमिंग के साथ चर्चा कर रहा हूं। आंसर तो अभी आ ही जाएगा आपके पास। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर हावड़ा षड्यंत्र केस। जो हावड़ा षड्यंत्र केस है ये 1910 में हुआ था।
ठीक है। लाहौर षड्यंत्र केस की अगर मैं बात करूंगा, ये 1930 का है और ये केस वो है जिसमें भगत सिंह के ऊपर केस चला था। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के ऊपर यही केस चला था जिसके कारण उनको फांसी की सजा हुई थी। दिल्ली षड्यंत्र केस पर मैं आऊंगा, 1912 में हुआ था और जिसमें ये एक्चुअली में क्यों हुआ था, उस समय भारत की राजधानी दिल्ली चेंज की गई थी, तो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, उसका खूब बड़ा समारोह था। तो उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे, उनके ऊपर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंका गया था। और खास तौर पर इसमें जो वैसे जो प्लान था, जिस क्रांतिकारी का प्लान था, वो रास बिहारी घोष थे, लेकिन कौन इन्वॉल्वमेंट थे वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। अलीपुर षड्यंत्र केस जो है ये 1908-9 के बीच में है और इसमें मेन जो मतलब रिवोल्यूशनरी नेता जुड़े हैं वो है अरविंद घोष। इसके आंसर पर अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ इसका आंसर जो होगा वो आपके पास होगा, टोटल मैं अगर मिलाऊंगा तो ये होगा आपके पास में सी, जिसमें से आप देखेंगे हावड़ा षड्यंत्र केस, इसमें जो इन्वॉल्व रहे हैं जतेंद्र नाथ मुखर्जी, ये देखेंगे सी में 3 नंबर। लाहौर षड्यंत्र केस मैंने अभी आपसे जिक्र किया था इसमें बी वाले में, और इसमें मैंने अभी नाम 3 बताए थे ना आपको, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह। तो आप देख रहे हैं राजगुरु जी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, नंबर 4 आपके पास हो गया सी में। दिल्ली षड्यंत्र केस में इसमें मास्टर अमीन चंद्र या अमीर चंद भी कहा जाता है, और अलीपुर षड्यंत्र केस में हमारे पास जो थे अरविंद घोष। तो आंसर इसका जो होगा वो आपके पास सी है। नेक्स्ट है, फिर एक प्रश्न और है आरएएस में आपके पास, बहुत साधारण प्रश्न है ये भी। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? देखो ये जब आप एक्चुअली में पढ़ेंगे, आप आ जाइए लगभग 19वीं 20वीं शताब्दी के धार्मिक सुधार आंदोलन में। तो उस धार्मिक सुधार आंदोलन में हम लोग मान लीजिए आर्य समाज पढ़ते हैं या फिर उससे पहले ब्रह्म समाज वगैरह पढ़ते हैं। तो जब आप ब्रह्म समाज वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसी में हम लोग देखेंगे कि दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज के कुछ विचारों का प्रचार प्रसार किया गया था। तो पहले उसमें ब्रेस लिंगम जो नाम ऑप्शन ए पर आप देख रहे हैं उन्होंने किया था, और बाद में उन्होंने अपनी एक अलग संस्था बनाई थी जिसमें वही ब्रह्म समाज के उद्देश्यों का प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिसका नाम है राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही है। तो ये अब एक प्रश्न, 2 प्रश्न और हैं, जरा इसको भी हम लोग देख लेते हैं, हालांकि इस पे निशान लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2020 का है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? निशान लगा हुआ है राधाकांत देव। और कांग्रेस का जो त्रिपुरी सम्मेलन था, इसमें सुभाष चंद्र बोस कब इसके अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? 1939। लेकिन खासतौर पे जो त्रिपुरी अधिवेशन है, इसमें सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के समर्थक पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। बहुत चर्चित मामला ये रहा। तो आगे हम लोग अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। अभी कुछ उद्देश्य था कि नेशनल मूवमेंट के कुछ प्रश्नों का पैटर्न क्या है ये देखा जाए, और साथ साथ उससे जुड़े कुछ उसकी जो बैकग्राउंड है ये आज हमारा कुछ देखने का उद्देश्य था। आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद।